गुड मॉर्निंग। आज आपको क्लास 9 केमिस्ट्री का परमाणु और अणु वाला जो चैप्टर शुरू किया गया था उसमें आप लोग पढ़ लिए थे परमाणु, अणु और आयन। 3 बातें हम बता दिए थे। अब आज आप लोगों को ये देखिए बच्चों, कुछ फार्मूले लिखे गए थे, इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। ये फार्मूले लिखे गए हैं। इसके पहले हमने आपको क्या क्या बताया था। परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है और आयन क्या होता है, ये बातें आप जान चुके हैं। परमाणु, अणु और आयन और डाल्टन का परमाणुवाद भी बताया गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये परमाणु भार। तो किसी तत्व का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या होती है? उस तत्व के एक परमाणु का औसत द्रव्यमान और 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, इसका अनुपात। डिफिनीशन क्या देंगे? किसी तत्व का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या यह व्यक्त करती है कि उस तत्व का औसत द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा? किसी तत्व का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या यह व्यक्त करती है कि उस तत्व के एक परमाणु का औसत द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो उसका यह फार्मूला निकल के आता है कि तत्व का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या ये क्या होती है? औसत परमाणु भार या औसत द्रव्यमान और बटे कार्बन 12 के 1/12वें भाग के परमाणु का द्रव्यमान। ये आपका द्रव्यमान या परमाणु भार की डिफिनीशन होगी। सेकंड है ग्राम परमाणु भार। तो ग्राम परमाणु भार क्या होता है? तत्व का भार ग्राम में और तत्व का परमाणु भार ग्राम में, दोनों का अनुपात लिया जाता है, उसको परमाणु भार कहते हैं ग्राम में। यानी कि यदि हम पदार्थ के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करें तो उसको ग्राम परमाणु भार कहेंगे। ग्राम परमाणु भार क्या होगा? तत्व का भार बटे उसका परमाणु भार, दोनों किस में रहेंगे? ग्राम में। ठीक। अणु भार क्या होता है? देखो, अणु भार क्या होता है? पदार्थ के एक अणु का वास्तविक द्रव्यमान और कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का द्रव्यमान। ध्यान दीजिए, पदार्थ के एक अणु का वास्तविक द्रव्यमान तथा कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें द्रव्यमान, दोनों का क्या होता है? रेशियो, अनुपात। यानी कि अनुभार क्या होगा? किसी पदार्थ का वास्तविक द्रव्यमान बटे उस पदार्थ में कार्बन 12 के 1/12वें भाग का परमाणु का द्रव्यमान, इसका अनुपात क्या होगा? उसका अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम अणुभार की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? मोल। क्या होता है ग्राम अणुभार? ग्राम अणुभार क्या होता है? पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार, यानी कि भार बटे मोलर भार। जैसे देखो, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये फार्मूला काम के हैं, आपको जरूरत पड़ेगी। अब जैसे देखो, मोलों की संख्या क्या होती है? मोल क्या होता है? मोल क्या होता है? किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को उसका मोल कहते हैं। मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है? पदार्थ का भार बटे उसका अणु भार, यानी कि भार बटे मोलर भार। इसको हम कहेंगे मोलों की संख्या या ग्राम अणु भार। किसी पदार्थ के ग्राम अणु भार की संख्या को मोल कहते हैं। अब आपको हम इस पे न्यूमेरिकल कराएंगे। मोल क्या है, मोल किसे कहेंगे? तो क्या बोलेंगे आप? ग्राम अणु भार की संख्या को मोल कहते हैं। मोलों की संख्या बराबर उस पदार्थ का भार बटे उसका अणु भार। ये आपका मोल हो गया। ये आपकी डिफिनीशन है 4, इनके फार्मूले हैं, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद तो फिर आगे बात की जाए, न्यूमेरिकल बात की जाए इस पे। देखिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, इसको इरेज करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आप देखिए सवाल, इस पे देखिए, इस पे देखो न्यूमेरिकल कैसे आते हैं।
पहला क्वेश्चन है, इसमें आपकी बुक का न्यूमेरिकल है, दिया है इसमें निम्न द्रव्यमानों में ग्राम अणुओं की संख्या बताइए। लिखा है निम्न में ग्राम अणुओं को ही क्या बोलते हैं, मोल। ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या बताइए या ज्ञात कीजिए। ये सवाल है आपका, निम्न में ग्राम अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 4.4 ग्राम CO2, पहला है 4.4 ग्राम CO2 और दूसरा है 36 ग्राम H2O, 36 ग्राम H2O। तीसरा है 0.098 ग्राम H2SO4। ठीक, ये सवाल आपका है। 3 क्वेश्चन है, इनमें ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या पता करनी है आपको। तो फार्मूला कौन सा, लास्ट वाला, क्या लगेगा कि ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, पदार्थ का भार बटे उसका अणु भार या मोलर भार। तो यहाँ देखो आंसर फर्स्ट है, ये पदार्थ के भार दिए गए हैं तीनों में, ग्राम में मात्रा दी गई है, इनमें हम इनका मोलर भार निकालेंगे। तो CO2 का मोलर भार, CO2 का मोलर भार कितना होता है, परमाणु भारों को जोड़ लो। कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो 2 ऑक्सीजन है, 2 × 16 यानी कि 12 प्लस 32 और 12 जोड़ेंगे 44। ये इसके मोलर भार आ गया CO2 का। ऐसे ही सेकंड वाले में क्या लिखेंगे, H2O है, तो H2O का मोलर भार, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 और 2 18 हो गए। ऐसे यहाँ देखो लिखेंगे H2SO4 का मोलर भार, ये मोलर भार इक्वल टू क्या होगा, एक हाइड्रोजन का 1 है, 2 है, 2 × 1 प्लस 1 सल्फर का परमाणु भार कितना होता है 32, फिर प्लस 4 × ऑक्सीजन का 16 होता है। ये देखिए 2 प्लस 32 प्लस 64 और 34 जोड़ो कितना आएगा 98। ये आपका सबका मोलर भार मिल गया। जब सबके मोलर भार आपको मिल गए, अब फार्मूला लगा दो। अतः CO2 के मोलों की संख्या, आपको ग्राम अणुओं या मोलों बात वही है, संख्या बराबर क्या होगा, भार बटे मोलर भार। तो भार इसमें कितना दिया है 4.4 ग्राम, मोलर भार कितना आ रहा है 44, डिवाइड कर दें कितना आ रहा 0.1। ठीक, ऐसे यहाँ चले आओ, H2O के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या भार बटे मोलर भार। तो भार इसमें कितना है 36 बटे 18, ये कितना आ जाएगा तो। ठीक, ऐसे वहां चले आओ, क्या लिखेंगे H2SO4 के मोलों की संख्या बराबर क्या, भार बटे मोलर भार। तो भार इसमें कितना है 0.098/98। ठीक, अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए,
डिवाइड करके इसमें देखिए जितना आ रहा है। अब देखो इसको हम 98 कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा 1 गुणे 10 की पावर -3। ठीक, इस तरीके से आप ऐसे नोमेटर लगाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको ध्यान दीजिए, इसमें करना कुछ नहीं होता है, मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको केवल इतना ध्यान देना होता है कि जो यौगिक दिया गया है उसमें जो भी एलिमेंट उपस्थित हैं, जो भी तत्व उपस्थित हैं, उनके परमाणु भार क्या है। परमाणु भारों को आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आप उसके भार से और परमाणु भार का दोनों का आप रेशियो ले लीजिए। जो वैल्यू आ जाएगी वही उसमें उपस्थित मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या कहलाएगी। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके आगे आप दूसरी हेडिंग लिखेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे है संयोजकता विनिमय विधि द्वारा सूत्र ज्ञात करना। हेडिंग डालिएगा संयोजकता विनिमय विधि द्वारा, संयोजकता विनिमय विधि से सूत्र ज्ञात करना। संयोजकता विनिमय विधि से सूत्र ज्ञात करना। चलो देखो, इसमें हम किसी कंपाउंड का फार्मूला कैसे निकालते हैं, वैलेंसी के एक्सचेंजमेंट से। ठीक, तो देखो इसमें 2 स्टेप होती है, इसमें 2 स्टेप होगा। ध्यान दीजिए, कोई भी कंपाउंड है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड। कोई भी कंपाउंड है उसका फार्मूला हम इस प्रोसेस से 2 विधि से ज्ञात करेंगे, जिसमें जो आपकी फर्स्ट मेथड होगी, प्रथम विधि यानी कि स्टेप फर्स्ट जो होगी, इसमें क्या करते हैं, यौगिक में उपस्थित तत्वों को अपने पास लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, हमने नाम दिया सोडियम क्लोराइड, ये नाम हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड। अब आपको इसको मालूम है कि इसका सूत्र NaCl होता है, ये आपको नहीं पता है कि इसका फार्मूला NaCl होगा कि Na2Cl होगा कि NaCl2 होगा। तो इस दशा में क्या करते हैं, इसके नाम में देखो क्या क्या अवेलेबल है। शब्द सोडियम है तो सोडियम का सिंबल लिख लो, और क्लोराइड आया है तो क्लोरीन का सिंबल लिख लो। ये बात हो गई। अब देखो, ये आपका स्टेप फर्स्ट है, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के संकेत को या तत्वों के प्रतीक को हम पास लिख देते हैं। स्टेप सेकंड कहता है कि उस तत्व की वैलेंसी को नीचे लिखते हैं। अब देखो, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 1। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 8 7। अब होगा क्या, एक नाश्ता पूरा करने के लिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। तो इसमें क्या स्थिति हुई कि सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 हो गई। ठीक, तो क्या करते हैं पहले स्टेप में कि उस यौगिक में उपस्थित तत्वों के सिंबल को हम पास लिखते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, उसकी वैलेंसी को नीचे लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, वैलेंसी का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर बात वही हुई Na1Cl1, तो 1 लिखें या ना लिखें, इस कंपाउंड का सूत्र बन के आया NaCl। यही है संयोजकता विनिमय विधि। इसमें होता क्या है कि यौगिक में उपस्थित तत्वों के सिंबल को पास लिखते हैं, फिर उसकी वैलेंसी को नीचे लिखते हैं, वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रिया पूरा करते हैं और फिर प्राप्त हुए यौगिक का फार्मूला लिखते हैं। ठीक, ऐसे ही चलो देखो और एग्जाम्पल देखिए। जैसे आपको मिल गया मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम
क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो Mg होगा और Cl होगा। तो सोडियम मैग्नीशियम के वातम कोष में 12 इलेक्ट्रॉन तो 2 8 2 और Cl में 17 इलेक्ट्रॉन तो 2 8 7। ठीक, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर 2 प्लस चार्ज और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 1 माइनस चार्ज। ठीक, तो यहाँ देखो क्या करेंगे कि इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसकी बैलेंस ये इसकी बैलेंस, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ रहा है MgCl2। ये आपका क्या हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ही देखो अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट है तो NH4 होगा और CO3 होगा, ये अमोनियम कार्बोनेट है। तो इसमें होता क्या है कि अमोनियम आयन पर 1 प्लस होता है, कार्बोनेट आयन पे 2 माइनस होता है, यानी कि यहाँ +1 और यहाँ -2। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन के आ रहा है, NH4 का होल ट्वाइस CO3, ये फार्मूला बन गया अमोनियम कार्बोनेट का। ऐसे ही और एग्जांपल देखिए, जैसे आपको मिल गया, मान लीजिए आपको मिल जाए और भी यौगिक हैं, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट नाम का कंपाउंड मान लीजिए मिल गया, तो एल्युमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट पे होता है SO4 और Al पर +3, यहाँ पर 2 - 3 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा Al2 SO4 का होल थ्राइस, ये आपका मिल गया एल्युमिनियम सल्फेट। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। तो संयोजकता विनिमय विधि से हम इसी तरीके से फार्मूला निकालते हैं। करते क्या है, इसमें यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सिंबल को पहले नजदीक डिस्टेंस कम से कम दूरी पर लिख देते हैं। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, उनके आवेश लिख देते हैं, फिर उन्हीं आवेशों का तिरछा गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तिरछा गुणा करने पर जो सूत्र हमको प्राप्त होता है उसी फार्मूले को उस यौगिक का रासायनिक सूत्र कहते हैं। तो इस तरीके से आपको आइडिया मिल गई होगी कि हम किसी का फार्मूला कैसे ड्रा करेंगे संयोजकता विनिमय विधि द्वारा। ठीक, तो देखो इतना होता है। ऐसे ही आपके सिलेबस में अभी और चीजें हमको बतानी है। इस चैप्टर में मोल वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, आपको हम मूलानुपाती सूत्र निकालना बताएंगे, यौगिक का अणुसूत्र क्या है, मूलानुपाती सूत्र क्या है, संरचना सूत्र क्या है, ये टॉपिक बचा हुआ है अभी, तो उसी को हम शुरू करेंगे। तो देखो इतना आपको आइडिया मिल गई कि यौगिक का सूत्र कैसे निकालते हैं। फिर हम आपको सिखा देंगे कि उस यौगिक का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं किसी का। ठीक, तो इस तरीके से इसी चैप्टर में आपको जानना है। जैसे देखो मैंने बात किया था मोल का, तो मोल क्या होता है, हमने कहा था कि किसी यौगिक में ग्राम अणुओं की संख्या को मोल कहते हैं, या यौगिक में परमाणुओं का भार और उसका मोलर भार इसके अनुपात को भी मोल कहते हैं। तो ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या को हम कैसे निकालेंगे, उस यौगिक का भार और उसका परमाणु भार या मोलर भार दोनों का रेशियो, यौगिक का भार बटे मोलर भार, भार बटे मोलर भार, इसको कर देते हैं। ये क्या हो जाता है, मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या। ठीक, मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या, यही फार्मूला है। अब जैसे आपसे इसी पे सवाल किया जाए, क्या होता है, आपसे पूछ लिया गया इसी पे, देखो एक टॉपिक और हम ही बात करेंगे, एक टर्म और आता है अवोगाद्रो संख्या।
अवगाद्रो संख्या आती है, ये होता है 6.022 × 10⁻23। ये होती है अवगाद्रो संख्या। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपसे क्वेश्चन करता है कि 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे। अब अवगाद्रो संख्या आपको मालूम है, अणुओं की संख्या। अगर उससे मोलों की संख्या पूछता तो हम क्या करते हैं, फार्मूले में यौगिक का भार बटे उसका मोलर भार। यौगिक का भार कितना है 4.4 ग्राम और CO2 का मोलर भार कितना आता है 44.1 आ जाता है क्या मोल। इतने मोल हो गए। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि अणुओं की संख्या बताइए, तो अणुओं की संख्या फार्मूला होता है, अणुओं की संख्या बराबर n गुणे अवगाद्रो संख्या। अणुओं की संख्या बराबर n इंटू अवगाद्रो संख्या, जहां पर n क्या है, n बराबर मोलों की संख्या। n क्या है, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या आपको मिल गई 0.1। तो लिखेंगे CO2 में अणुओं की संख्या बराबर CO2 में अणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुणे 6.022 × 10⁻23। ये आ गया। ठीक, इसका गुणा कर लेंगे आप, जो वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी वही उतना इसमें अणुओं की संख्या रहेगी। ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल हम कराएंगे अवगाद्रो संख्या से रिलेटेड, मोलर भार मोलों की संख्या से रिलेटेड। फिर हम आपको बताएंगे जो इसमें आता है आपका न्यूमेरिकल कि इसमें इनके अणुसूत्र क्या होंगे, इनके मूलानुपाती सूत्र क्या होंगे। तो इस तरीके से जो भी आपका टर्म मिलेगा उसको हम क्लियर करेंगे। तो आपके सिलेबस में जितना जानकारी रहेगी जितना है सिलेबस में मेंशन उतना आपको बताया जाएगा। बाकी इसका डिटेल स्टडी आपको 11th क्लास में मिलेगा मोल अवधारणा वाले चैप्टर में। वहाँ और ज़्यादा डीपली और ज़्यादा डिटेल आप जानेंगे। लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे उस टॉपिक को यहाँ भी कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप लोग आज के वीडियो में इतना देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की कहानी बताएंगे आपको, किस तरीके से हम यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं, किस तरीके से हम अवगाद्रो संख्या से उनमें अणुओं की संख्या निकालते हैं। ये सब जो भी टर्म आएगा आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।